हेलो एवरीवन। आज है 12 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में हम 12 अक्टूबर से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलती रहे। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या फिर डेली क्विज लगाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं और दशहरा अच्छे से मनाइए। साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखिए। तो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। अब यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो इसका आयोजन जो किया जाता है वह संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वहीं अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के अंतर्गत एक मंत्रालय आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके द्वारा भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है साथियों, 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें साथियों ये कब से मनाना शुरू किया गया, तो सबसे पहले जो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की सोच रखी गई थी वह 1995 में रखी गई थी। कहाँ? बीजिंग में। बीजिंग में एक विश्व सम्मेलन हो रहा था जहां पास महिलाओं या फिर बच्चियों के लिए जो उनके अधिकार है उनके विषय में बात की गई थी। तो 1995 में इसकी चर्चा की गई थी, किंतु दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे औपचारिक रूप से मनाने की घोषणा की गई और 11 अक्टूबर को मनाने का निर्णय लिया गया। अगर बात करें इसका उद्देश्य तो बेटियों के महत्व को समझना और उनके अधिकारों की सुरक्षा हेतु उन्हें जागरूक करना, ये प्रमुख उद्देश्य है, ताकि वर्तमान समय में जो भी क्राइम हो रहे हैं महिलाओं को लेकर के या फिर बच्चियों या बेटियों को लेकर के, तो उन्हें रोका जा सके। साथ ही साथ इस वर्ष 2024 की जो थीम है वह गर्ल विजन फॉर द फ्यूचर, यानी भविष्य के लिए जो दृष्टिकोण है बच्चियों के लिए, वो इसका प्रमुख थीम है 2024 के लिए। वह चाहे आप अंतरराष्ट्रीय लेवल में समझ लीजिए चाहे फिर राष्ट्रीय लेवल में, दोनों के लिए जो विजन है वो सेम ही है। अब दोस्तों चूंकि ये देश दिवस से संबंधित क्वेश्चन है तो एक बार हम महत्वपूर्ण दिवसों को रिवीजन कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस या राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया गया था। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती या फिर गांधी जयंती या फिर अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया गया था। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया था। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया था। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर के लिए हमने बात कर ली है साथियों कि 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 11 अक्टूबर को। अब चलते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भुखमरी इंडेक्स, वैश्विक भुखमरी सूचकांक जिसे बोला जा सकता है, इसमें भारत 2024 में किस स्थान पर रहा है? तो भारत 105वें स्थान पर रहा है। दोस्तों जो भुखमरी है तो ऐसा माना जा सकता है भारत में काफी ज्यादा है। अगर 105वें नंबर पे आ रहा है भारत तो भारत में काफी ज्यादा है। वहीं अगर भारत का 105वां स्थान आया तो 127 रेट यानी 105 आउट ऑफ 127, यानी काफी कम स्कोर भारत ने करा है, जिसके चलते भारत की जो रैंक है काफी ज्यादा आ चुकी है। अब जो इसमें फर्स्ट नंबर पे आए हुए हैं उसमें कुल 22 देश है, जिसमें चाइना, यूएई और कुवैत ये टॉप रहे हैं, जो कि ग्लोबल इस हंगर इंडेक्स में टॉप पे रहे हैं। भारत की अगर बात करें तो ये 27.3 स्कोर भारत ने किया है, जो कि गंभीर बना हुआ है। यहाँ आप एक स्केल दे सकते हैं जो कि 0 से 100 तक पैमाना रहता है, जिसमें अगर 0 आ रहा है
स्कोर, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। 0 को बहुत अच्छा माना जाएगा। वहीं अगर 100 आ रहा है तो ये बहुत खतरनाक या फिर बहुत बुरा स्कोर यहाँ पास वो देश परफॉर्म कर रहा है। अब इस ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसका डेटा कौन जारी करता है? तो जर्मनी में एक कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प नामक एक एनजीओ है, उसके द्वारा ये डाटा प्रकाशित किया जाता है। अब साथियों, इसकी गणना कैसे की जाती है कि जो हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स है या वैश्विक भुखमरी सूचकांक है, उसकी गणना की जाती है। तो टोटल 3 डायमेंशंस देखे जाते हैं। अब 3 डायमेंशंस वो कौन कौन से हैं? एक है अल्प पोषण, दूसरा है शिशु मृत्यु दर और तीसरा है चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। अब चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन के अंतर्गत जो है वो 2 पैमाने निकलते हैं, एक चाइल्ड वेस्टिंग और एक चाइल्ड स्टटिंग। यानी आयाम कितने हैं? 3 है। आयाम या डायमेंशन की बात करें तो 3 है, लेकिन जो पैमाना है पैरामीटर से वो 4 पैरामीटर्स में निकाला जाता है। और टोटल 100 का स्कोर होता है, जिसमें से 0 अच्छा माना जाता है, और वहीं अगर 100 की बात करें तो 100 बहुत बुरा या फिर खतरनाक माना जाता है। अब चूंकि पिछले 3 से 4 साल में हम देख लेते हैं कि भारत की जो रैंकिंग थी वो कैसी थी। तो 2020 में भारत 94th नंबर पे था, यानी भुखमरी कुछ कम थी। इसके बाद भुखमरी भारत में बढ़ती ही गई है। हालांकि 2023 में 111वें स्थान पे था और 2024 में जो रैंक आई वो 105 आई है। यानी ये कह सकते हो आप कि थोड़ा बहुत कम हुआ है भारत में, क्योंकि पिछले साल तो 127 देशों में 111 स्कोर भारत की रैंक थी, एक इस बार 105 है, तो थोड़ा बहुत डाउनफॉल आया हुआ है, लेकिन काफी निराशाजनक स्कोर है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में यूरोपा क्लिपर मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में नासा के द्वारा यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया गया है। अब बात करें अगर इसरो की, तो यह भारत की स्पेस एजेंसी है। रोसकॉस्मोस यह रूस की स्पेस एजेंसी है। कहाँ की है? रूस की। वही CNA ये कहाँ की? ये है चीन की। तो ये हम देख लिए कि कौन सी स्पेस एजेंसी कहाँ है, लेकिन यूरोपा क्लिपर मिशन जो है वह नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। तो राइट ऑप्शन जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। अब इसका लॉन्च जो किया गया था 10 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था, और इसे जो वो यूरोपा है, यानी बृहस्पति का चंद्रमा कह सकते हो, वो उस तक पहुंचने के लिए लगभग 5 वर्ष लगेगा। और इसे लॉन्च करने का प्रमुख उद्देश्य है कि जो बृहस्पति का चंद्रमा है जिसका नाम यूरोपा है, उसका पता लगाना, और उसके अंदर जो भी बर्फीली सतह है वहां पास ये देखना है कि जीवन मौजूद है कि नहीं। यानी आज तरह से लाइव जिंदगी को देखने के लिए भेजा गया है कि वहां पास जीवन संभव है या फिर नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, 9 अक्टूबर को हमारे देश के प्रमुख एक उद्योगपति नहीं और सभी के दिलों में बसने वाले रतन टाटा जी का निधन हो चुका है। तो अब उनके जो कंपनी है टाटा सन्स, उसका नया अध्यक्ष कौन बना है? तो हाल ही में उनके जो सौतेले भाई हैं नोएल टाटा, उनको इस कंपनी का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं अगर बात करें उनके जो सबसे करीबी व्यक्ति थे वो शांतनु नायडू थे, जो कि उनके सबसे ज्यादा अक्सर आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा, साथ भी रहते थे। तो शांतनु नायडू थे, जो कि उनके यहाँ जनरल मैनेजर या उससे अपर पोस्ट पे कार्यरत थे। अब चूंकि नोएल टाटा जो है वो उनके सौतेले भाई थे और उन्हें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हालांकि पहले भी टाइटन और टाटा की अन्य कई कंपनियों के बोर्ड मेंबर रहे हैं। वहीं टाटा सन्स की जो कमान नटराजन चंद्रशेखर है उनके हाथों में है, जो कि 2017 से चेयरमैन बने हुए थे। अब यहाँ के जो चेयरपर्सन है नोएल टाटा बने हुए हैं, यानी सबसे टॉप लीड जो कंपनी के मैनेजमेंट में है वो नोएल टाटा को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप चेरेनकोव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में लद्दाख में सबसे बड़े टेलीस्कोप एशिया का चेरेनकोव का उद्घाटन किया गया है। इसका जो विकास किया गया है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC और ECIL यानी इलेक्ट्रॉनिक कमीशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि अंतरिक्ष से जो भी ऊर्जा यानी तीव्र ऊर्जा वाले कण आते हैं या कॉस्मिक किरणें आती है उनका अध्ययन करना है। ठीक, इसका अगर पूरा नाम या फिर बात करें तो इसे मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट के नाम से भी
जाना जाता है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का आपका चेरेनकोव जो टेलीस्कोप है उसे लद्दाख में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश के मैहर जिले में, यानी मध्य प्रदेश के मैहर जिले में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि जो उस्ताद अलाउद्दीन खां है वह प्रमुख संगीतकार हैं और मध्य प्रदेश के मैहर जिले में इनका निवास स्थान था। वहीं पास इनका 3 दिवसीय संगीत कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसका आयोजन मध्य प्रदेश संगीत विभाग और उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी के द्वारा किया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्तन कैंसर का पता लगाने हेतु किसने उपकरण लॉन्च किए? यानी इंपॉर्टेंट कुछ उपकरण हैं जो कि आईआईटी इंदौर के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। अब इनके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि आईआईटी इंदौर के एक प्रोफेसर है श्री वत्सन वासुदेव, उनकी अगुवाई में आईआईटी इंदौर ने स्तन कैंसर को जो भी मेजर करने वाले या उनकी जांच करने वाले इक्विपमेंट है उनका विकास किया गया है। अब इस विकास का पता करने का प्रमुख कारण है कि जो भी ग्रामीण इलाके हैं या फिर गरीब व्यक्ति हैं उन लोगों तक क्या होता है कि महंगे इलाज पहुंच नहीं पाते, जिसके कारण वो इन ट्रीटमेंट का फायदा उठा नहीं पाते हैं। क्योंकि एमआरआई और सीटी स्कैन से ही ये सब चीजें पता चलती हैं, ये काफी महंगा होता है जो कि सब लोग अफोर्डेबल नहीं होते हैं। वहीं अगर बात करें जो कि आईआईटी इंदौर ने नई टेक्निक विकसित की है, नए उपकरण लॉन्च किए हैं, वह 1/10 हिस्सा, यानी अगर 10 रुपए लग रहा है एमआरआई और सीटी स्कैन में, तो 1 रुपए इस आईआईटी इंदौर के द्वारा विकसित इक्विपमेंट में लगेंगे। अब जो इसमें तकनीकी प्रयोग की जाती है PASR यानी फोटो एकॉस्टिक स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर या स्पेशली हार्ट के या बॉडी पार्ट्स की बात करें तो उसमें ऊतक के असामान्य परिवर्तन का पता लगाते हैं। और कैसे पता लगाते हैं? ध्वनि और प्रकाश के माध्यम से, और जिससे कि एबनॉर्मलिटी समझ में आती है और पता लगाया जा सकता है कि एक्चुअल में स्तन कैंसर हो रहा है या फिर नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेना कमांडरों का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में सिक्किम में सेना कमांडरों के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका जो उद्घाटन किया गया है वह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है और यह दूसरा सेना कमांडर आयोजन किया गया है, जो कि 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 10-11 अक्टूबर को सिक्किम के गंगटोक में किया जाएगा, वही दूसरा जो चरण है वह 28-29 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी लूपेक्स मिशन चंद्रमा के अध्ययन हेतु कौन से नंबर का मिशन है? तो यह 5th नंबर का मिशन है, क्योंकि चंद्रयान 4 की भी बात की जा चुकी है। यह 5th नंबर का चंद्र मिशन है जो कि लूपेक्स मिशन जो है कहा जाता है। अब इसे जो मंजूरी दी है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग के द्वारा दी गई है। अब इसमें का जो विकास किया जा रहा है वह इसरो और जापान के सहयोग से किया जा रहा है और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है तो चंद्रमा पे जो भी संसाधन है उनका पता लगाना, विशेष करके उन चीजों का कि जो ध्रुवीय एरिया है हमारे वहां पास पानी की खोज करना है और देखना है कि मानवों का निवास वहां पास संभव है कि नहीं। यह मिशन टोटल 100 दिनों तक चलेगा। इसमें एक रोवर का उपयोग किया जाएगा और एक लैंडर का उपयोग किया जाएगा। रोवर का जो उपयोग किया जाएगा वह जापान के द्वारा विकास किया जा रहा है, वही लैंडर का जो विकास किया जा रहा है वह इसरो के द्वारा यानी हमारे स्वदेशी तकनीक के द्वारा ही लैंडर का विकास किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट ध्यान है कि जो लूपेक्स मिशन है यानी लूपेक्स मिशन है वह कौन सा नंबर का चंद्र मिशन है? वो 5th मिशन है, चंद्रयान चंद्रमा की खोज के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस स्टार ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हाल ही में राफेल नडाल ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब बात करें अगर राफेल नडाल के बारे में, तो यह दूसरे ग्रैंड स्लैम विजेता यानी जो ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप होती है ये 2nd नंबर के उसके विजेता हैं। इसके अलावा इन्होंने 22 टोटल खिताब इस क्षेत्र में जीते हैं। तो टॉप पे कौन है? टॉप 1 नंबर पे जो ग्रैंड स्लैम है उसमें नोवाक जोकोविच है जो कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम विजेता रहे हैं। टोटल कितने जीते हैं? इन्होंने 24 खिताब इस क्षेत्र में जीते हैं। बात करें अगर ये राफेल नडाल की, तो यह स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने अभी प्रोफेशनली तौर पर टेनिस से संन्यास लेने की
घोषणा कर दी है। यह टोटल, जैसा कि हमने पहले ही बताया, कि 22 बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं और गोल्डन स्लैम हासिल करने वाले भी खिलाड़ी हैं। टोटल 92 एटीपी एकल खिताब इन्होंने जीता है और ओलंपिक स्वर्ण पदक को भी इन्होंने जीता है। साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।